आज 29 मई 2006 के दिन शुक्रवार को जाते हैं दिल्ली भाजपा के पास ये सारे गाड़ियों के पास हैं और प्याज की भी हर वैरायटी और दोस्तों प्याज के संकट से निकलना हो तो इनकी बात मानते चले जाओ, फायदा ही रहेगा जी। पिछले 5 साल का इतिहास है जी, जो बात बोल देते हैं पत्थर पे लकीर है। शुरू में चाहे कड़वी लगती है जी, बाद में वो वही बात सत्य होगी। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया। आज भी प्यार हो रहा आपको, रौनक मिल रहा था चमका जी कुछ दुकान का। भाई साहब आज 3 गाड़ी है, एक तो कूचामन की है और एक गाड़ी जो है वो पूना की है और एक गाड़ी नासिक की है। और मंडी की आज टोटल रिपोर्ट क्या है? मंडी में आज गाड़ी आई है समझो आप करीबन 68 ताजी और बैलेंस कल की है 56। माल आज ज़्यादा इसलिए आया है क्योंकि कल ईद थी और कल बहुत कम गाड़ियाँ आई 23। तो ये लोग अपने त्यौहार के कारण घरों पे गाड़ियाँ ले गए या जहाँ भी ढाबों पे लगा के अपने अपने घर चले गए और आज रात को आए हैं, इसलिए आज माल ज़्यादा है। जो रोज़ आता है उससे दुगना है। ये ट्रक वगैरह में काफ़ी लोग हमारे मेवात की गाड़ियाँ मोहम्मदन लोग भाई हैं, तो उनका त्यौहार था, उन्होंने रुकना ही था, इस कारण आज ज़्यादा कल कम था। और कल बिक्री भी बहुत कम हुई है, 31 गाड़ी कुल बिकी है, जबकि 50 गाड़ी आमतौर पे बिक रही है, 48-50। तो आज ग्राहक है, आज बिकेगी 50 गाड़ी अंदाजे से। तो ये हाल है, बाज़ार वही चल रहा है, बाज़ार में तो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे आज माल ज़्यादा आया, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो राणा जी, हल्का माल बेचना पड़ता है, जो भाव भी ग्राहक मांगे, हमारा कोई भाव नहीं। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ दिल्ली में हल्का मत माल दागी छिला हुआ मत डालो। पर जितनी गाड़ियाँ ये सब ऐसी हैं मंडी में, क्योंकि मेरे पास एक गाड़ी का ऑर्डर था, मैंने अपने 2 पल्लेदार भेजे थे मंडी में अच्छा प्याज को डबल पत्ती बढ़िया ले आओ। तो उनकी ये रिपोर्ट आई बाद में कि भाई साहब मंडी में एक दाना भी बढ़िया नहीं है, एक दाना भी बढ़िया नहीं। तो जो ले लेते जी, मान ले जो बढ़िया माल होता तो आप किस रेट तक ले लेते? 20 रुपये। 20 रुपये ले लेते? हाँ। मिल नहीं रहा भाई साहब, ये और भी तेज लेना पड़ेगा। जो बढ़िया बेचते हैं उनकी तो मजबूरी है। तो मैंने अपने व्यापारी को कहा कि भाई इस वक्त लोग क्या कर रहे हैं, जो अच्छा माल है उसे स्टॉक कर रहे हैं, चाहे किसान है चाहे व्यापारी है, और जो रुकने वाले माल नहीं है वो ही मंडियों में आ रहे हैं, जिनमें कोई ना कोई कमी है, खराबी है। अब आप खड़े होकर देखो, इसे सारा छिलका नहीं है, खड़े होकर वहाँ से बनाओ, देखो आप पास में छिलका ही नहीं है। पत्ती कमजोर है। हाँ, यही छिलका डबल पत्ती होता किसी भाव बेच लेते। ये तो राणा जी हल्के माल आ रहे हैं, बिक रहे हैं कमती बढ़ती। जो थोड़ा ठीक होता है वो फिर अपनी पसंद से बेचते हैं। इसीलिए मैं तो सबको कहता हूँ कि दिल्ली में तो कम से कम, क्यों गांव देहात में लोग नहीं देखते कि बहुत अच्छा प्याज है। वो तो प्याज खाना है तो वो कहते हैं छोटा ले ले, मीडियम कोई सा भी ले ले, जैसा भी है, समय है जी वहाँ पर उनके समय, ठीक है जी, उनके लिए प्याज है। पर दिल्ली में स्टेटस सिंबल है कि मुझे प्याज लेना है सबसे बढ़िया, ठीक है ना। जैसे गांव देहात में लड़के की शादी करते हैं तो परिवार देखते हैं, खानदान देखते हैं, पर दिल्ली जैसे शहरों में नहीं देखते। वो देखते हैं लड़की कौन सी सुंदर है, बस। हाँ,
तो एक थोड़ा कस्टम का फ़र्क है। तो मैं तो अपने सब व्यापारियों को कहता हूँ, देश में सब कि भाई अगर आपके पास हल्का माल है, छिला हुआ माल है, उनको आप तहसील, गांव, डिस्ट्रिक्ट, इनकी मंडियों में भेजो, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। दिल्ली से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हल्का माल छोटी मंडियों में डालो, और जो बढ़िया है वो वहाँ नहीं बिकेगा तेज, क्यों, वो तो लेंगे कम भाव वाला। वो दिल्ली में भेजो, यहाँ इतने प्याज तेज लेने वाले हैं कि जो भाव मर्जी बेच दो। मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो गाड़ियाँ दिल्ली भेज रहे हैं, अगर उनके पास अच्छा प्याज है या किसी और आस पड़ोस में है, तो भाई 10-20 कट्टे तो गाड़ियों में डालो, तुम्हें पता लग जाएगा कि इतना अंतर है प्याज के भाव में। तो दिल्ली उठ गई, दिल्ली का रेट तेज है, पूरे हिंदुस्तान की मंडियों में बस। तो आजकल के हालात में हालांकि बैलेंस लगातार कम हो रहा है, रात भी 8 गाड़ी बैलेंस कम हुआ पहले से, ठीक है। लेकिन कल क्योंकि ईद थी 31 बिकनी चाहिए थी 50, बैलेंस ज़्यादा कम होना चाहिए था, परंतु आज तो जितनी आई हैं उतनी ही नहीं बिकेंगी। 68 गाड़ियाँ उसी में बैलेंस रह जाएगा, तो बैलेंस तो आज बढ़ना है। तो इसलिए, लेकिन बिक्री है आज सुबह से ही अभी तक, ग्राहक है, सुबह से ही है, बेच रहे। हालांकि बिकना तो आधा भी नहीं है। जो ये अपना राजस्थान के रेट हैं इनके क्या चल रहे, कुचामन वगैरह के जी जैसे हैं? देखो, प्याज का रेट चल रहा है इस वक्त 10 रुपये से लेके 10 से नीचे भी बिक रहे हैं, पर वो सड़े हुए, छिले हुए, बेकार, गोली, ढंग का कोई भी प्याज, थोड़ा ढंग का मामूली, वो 10 रुपये से 15 रुपये तक है राजस्थान। ठीक है। और सुपर आ जाए तो 17, कहीं का भी आ जाए, चाहे राजस्थान आ जाए, चाहे MP आ जाए, चाहे महाराष्ट्र आ जाए, और पूना टाइप जो है वो तो सुपर आ जाए तो 20। और सुपर वाले लोग परेशान हैं, बढ़िया वाले परेशान हैं। ये दोनों क्वालिटियाँ दिल्ली में नहीं आ रही। बढ़िया। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज बता रहा हूँ कि आज अगर कोई भी अच्छा माल MP का, नासिक का, महाराष्ट्र का, कहीं का ही भेजता है अच्छा माल, वो 18 रुपये से कम बिकेगा ही नहीं। अच्छा मतलब अच्छा टॉप, वो 20 ही मानो, बल्कि इन हालात में तो 20 से भी ऊपर बिकेगा, क्योंकि एक चीज़ है ही नहीं। अब 20 वाला बाद में 35-40 बिकेगा तो पैसे पूरे होंगे। ठीक है जी। हाँ, जो आज का 20 है, बाद में 3 महीने में, 4 महीने में जो भी है 35 में। राणा जी, जो प्याज हल्के आ रहे हैं 3 या 4 दिन लग रहे हैं, मैं बता दूं, तो उनमें 3-3 किलो कट्टा घट रहा है। 3 किलो कट्टा। क्यों? जहाँ से गाड़ी चली वहाँ से यहाँ तक वजन कम हुआ, यहाँ नीचे उतर गया, अब लू चल रही है तो 2-2 किलो कट्टा सूख जा रहा है। कांटे चेक करते फिर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब किसान को, व्यापारी को तो लगता है ना ज़्यादा घट रहा है, तो इसी तरह जो स्टॉक में डालते हैं उनका भी घटता है। घटेगा, उनका तो जब छांटेगा फिर और ज़्यादा घटेगा। ये 3-4 महीने में निकलेगा तो उनका घटेगा हर महीने के हिसाब से 1.5 किलो। जब लेके आएंगे डालेंगे तभी 3 किलो घट जाएगा, क्यों? गंद निकलता है, छटाता है, जो भी होता है, फिर किलो 1.5 किलो हर। तो 8 किलो तो पहले 5 महीनों में ही कम हो जाता है। 40 किलो की जगह 32 किलो निकलता है। और जो बाद में निकालते हैं अक्टूबर के अंदाजे में, उनका 40 का निकलता है 28। ये नेशनल लॉस है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो प्याज के कोल्ड स्टोर बनाएगा, गोदाम नहीं, कोल्ड स्टोर, उनके लिए सब्सिडी बढ़ा देनी चाहिए। अगर इस देश में जो 8 किलो मान लो चलो, 20% प्याज खत्म हो जाता है, कोल्ड स्टोरों में रखेंगे तो
आधा किलो 1 किलो कम होगा, आधा किलो। तो आप बताओ। कोल्ड स्टोर वाला जैसे आएगा फिर ज़्यादा लाइफ तो नहीं होती जी उसकी? नहीं, ये 2 तरह के कोल्ड स्टोर है। एक तो आप वो कोल्ड स्टोर जिनमें दूसरे सामान रखे जाते हैं उनमें अपना रखो ठंडे में। जो इसका कोल्ड स्टोर बनता है वो अलग है, उसकी डिग्री 28, 30, 32 जैसा मौसम होता है, तो वो जब निकलता है ना तो ख़राब नहीं होता। अगर आप ठंडे में, कोल्ड स्टोर मीन्स सेमी कोल्ड स्टोर मानो, इसमें उतनी ठंडक नहीं चाहिए, ठंडी मामूली हवा चाहिए, पर जो बाकी चीज़ें उनमें माइनस चाहिए, ये 5-4 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, वो नहीं चाहिए इसमें। खर्चा भी बहुत कम है, बिजली बहुत कम लगती है। तो इसलिए जो लोग कोल्ड स्टोर में माल रख रहे हैं वो कमा रहे हैं। जिनके पास ज़मीन है 50% सब्सिडी तो सरकार दे ही रही है, पर सरकार को प्याज के लिए सब्सिडी बढ़ा देनी चाहिए कोल्ड स्टोरों में, जिससे प्याज पूरे देश में स्टॉक होता है, वो होता है खुले में, पंखे लगाते हैं, बिजली देश की ख़त्म होती है, बड़ा भारी नुकसान है प्याज का भी बिजली का भी। और अगर कोल्ड स्टोर में लगा दो, बहुत कम ठंडी हवा ही चाहिए बस, कि ख़राब ना हो, तो उन कोल्ड स्टोरों को लगवाना चाहिए। यानी वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। बस वैसे तो नहीं जैसे वो सीए होते हैं, सीए कोल्ड स्टोर जो आजकल उसमें भी आ गई। सीए तो एक ऐसी चीज़ है बड़ी हाई क्वालिटी की, उसके अंदर तो इसका भी टेम्परेचर इसके लिए भी मेंटेन हो जाएगा और मक्खन के लिए भी माइनस आ जाएगा। उसमें कमरे बनते हैं और कंप्यूटर कंट्रोल करता है, आप बता दो इस कमरे में इतना टेम्परेचर रहेगा, उतना रहता है। जो दूसरे कोल्ड स्टोर है कमरे बहुत बड़े बड़े होते हैं, और सीए कोल्ड स्टोर के कमरे लिमिट में होते हैं, और वो हर कमरे का कंट्रोल कंप्यूटर के पास सेंट्रल कमान होती है, वहाँ से करते हैं। यानी जो 20% ये जो खराब होता है माल, नुकसान होता है इसमें, वो भी जल्दी निकलता है। जो बाद में होता है वो तो 12-36 यानी कि 30% ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। तो बहुत बड़ा लॉस है, नेशनल लॉस। और अगर वो कोल्ड स्टोर में रहे तो प्याज जो सरकार खरीद रही है ज़रूरत ही नहीं है, क्यों जो घट रहा है ये घटेगा ही नहीं। ठीक है जी। कभी बाबू जी गाड़ी आए ना कोई यहाँ दिल्ली में, हाँ खाना जी जरूर, जो कोल्ड स्टोर की कभी गाड़ी आए उसका प्याज देखेंगे जी कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देंगे आपको। हो सकता है जी एमपी वाले, तभी भी एमपी वाले सबसे पहले लगाएंगे जी इस चीज़ को, एमपी वालों में दम है जी। देखो अभी तक तो कई जगह लगा है, एक तो हरियाणा में गवर्नमेंट ने लगाया था, एक पंजाब में सरदारों ने 2-3 ने लगा रखा है, तो और भी जगह लगा है, लेकिन बहुत बहुत नहीं के बराबर है, उंगलियों पे गिने जाए। लेकिन ये तो हज़ारों कोल्ड स्टोर चाहिए, हर जगह चाहिए। सरकार अपना प्लान बनवाए एग्रीकल्चर वालों से, जो हमारे बड़े बड़े सेक्रेटरी और अफसर है, और बताएं कि इतनी दूरी पे कोल्ड स्टोर बनाया जाए, और प्लांट वे में बनवाएं, उनको सब्सिडी ज़्यादा दें, तो प्याज के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे नासिक वासिक, पूना वूना, एमपी, राजस्थान, जहाँ होता है, जिस जगह ज़्यादा होता है वहाँ बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बना दें, और उससे उन किसानों को, व्यापारियों को इतना लाभ होगा कि देश का 8 से 12% प्याज जो कम होता है वो नहीं होगा, जब मर्जी निकाल लो। तो हालात ये है कि भाई राणा जी, अभी तक तो प्याज ऐसा कोई संकेत नहीं दे रहा। खुद देखो, हम कुछ भी अपना दिमाग लगाएं, मेरी बात फिर अजीब सी लगेगी, प्याज ऐसा कोई संकेत नहीं दे रहा कि तेजी बन रही है। आज से 1 महीना पहले भी यही बाजार था, आज से 2 महीने पहले भी यही बाजार था। किसी दिन कम आता है, मैंने बताया था, तो ₹2 बढ़ जाता है, उसे तेजी मान लेते हैं। किसी दिन ज़्यादा आता है तो ₹2 कम हो जाता है। अब वो जो आपके व्यापारी हैं या किसान हैं जो आपकी बात मानते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? जैसे सरकार ने भी 15 रुपये कुछ पैसे का रेट काट दिया जी, 16 रुपये के, पौने 16 रुपये, क्या बता, तो उनके लिए क्या मैसेज है जी? पैसे उनके लिए मैसेज यही है कि अगर आपका प्याज ठीक ठाक है
तो आपको देना चाहिए 15 रुपये 80 पैसे। और बढ़िया तो मंडियों में बिक ही रहे हैं 18, बढ़िया तो वहीं पर भी वहीं बिक रहे हैं। ठीक है जी। तो जहाँ आपको फायदा है वहाँ करो। फिर सरकार ने एक काम तो कर दिया कि 15 रुपये 18 पैसे हम लेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा मंडी में तेज बिकेगा तो आप सरकार को मत दो, मंडी में बेचो। ठीक है जी। और सरकार को एक सुझाव है कि जब 18-19 रुपये गांव देहात की मंडियों में बिक रहा है तो सरकार को ये रेट बढ़ाना चाहिए। जैसे 12 से 15.80 किया है, वैसे 15.80 से 19-20 कर दे, 18 तो कम से कम कर ही दे। बाकी तो जो किसान कह रहे हैं 24 रुपये वो करे, किसान मेरे खिलाफ ना बोलने लग पड़े। ठीक है जी। लेकिन जब हालात ऐसे हैं तो सरकार को इस रेट से बढ़ाना चाहिए। ठीक है जी। इस रेट में शायद सरकार को, क्योंकि स्टॉक करना है, वो प्याज मिलेगा जो स्टॉक में ख़राब हो जाएगा। हाँ, रुकेगा नहीं जिन रेट तो इसलिए का प्याज रुकेगा नहीं। अच्छा प्याज जब उनका मंडियों में 18-19 बिक रहा है, ठीक है जी। देखो सरकार को बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, रेगुलेटेड मार्केट है सारी, उनका तो रोज़ का बुलेटिन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जाता है। ठीक है जी। अगर वहाँ अच्छे प्याजों का जो रेट है उससे कम रेट आप खोल रहे हो तो आपको प्याज कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। और फिर अगर आपके आदमी को आप ज़्यादा दबाव दोगे तो हल्का खरीद लेगा, हल्का खरीदोगे तो खराब हो जाएगा। ठीक है जी। तो सरकार खुद और उसके अधिकारी और नेता सब किसानों में से ही हैं, वो काम करना चाहिए जिससे जिनके लिए करें वो खुश हो जाएं। ये नहीं कि वो आपसे मांगते रहे, सड़कें बंद करें, आंदोलन करें, ये बातें अब पुरानी हो गई। देश अब वहाँ पहुँच चुका है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो कोई आदमी सड़क पे नहीं आने वाला। यह वजनदार बात है। जो काम कर रहे हैं हम इसी देश के आज देखो, आज भी अगर हम 47 से पहले की तरह काम कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं। आज ये देश हमारा है, हमारे लिए सरकार है, हमारे लिए व्यवस्था है। अगर वो व्यवस्था हमें न्याय नहीं दे रही तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, देखो सबको पता है क्या होना चाहिए। 12 रुपये रेट जिसने खोला उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों करा उसने? अंडर प्रेशर लिया है क्या किसानों को? अब 1580 लिया है। जब 18-19 की तुम्हारे पास बुलेटिन आ रहे हैं सब जगहों के अच्छे प्याजों के, तुमने क्या घटिया प्याज लेके स्टॉक में डालना है? अच्छा ही तो लोगे। तो सरकार को कोई कम रेट में क्यों देगा? सही बात है। तो जो भी जायज़ रेट है आप खोलो। मैं कोई रेट बताऊं वो बढ़िया नहीं है। किसानों की वैसे हम बहुत बात करते हैं, पर जब उनको कुछ देने की बात आती है तो हम ढीले हो जाते हैं, कुछ अंदर को हाथ पैर सिकोड़ते हैं। ये बात में दम है जी। जितने अधिकारी हैं ये सारे किसानों में ही से हैं। किसान हाँ, एक एक बात जानते हैं। ठीक है जी। नेता भी कोई गांव से ही नेता बन के जाते हैं। आप क्यों, एक बात बताओ राणा जी, अगर हमें किसी को मिनिमम वेज देना है ना तो देना चाहिए। ठीक है जी। क्यों कम दे रहे हैं? ऐसे ही सरकार को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने से पहले अच्छे नेता और अच्छे अधिकारियों की कमेटी बनानी चाहिए। ये 1 रुपया फालतू चाय दे दियो, 1 पैसा कम बर्दाश्त नहीं होगा। भाई किसान की इतनी तारीफ करते हो, इतना ही उसकी बातें करते हो, मैं क्या क्या कहूँ, बदमजा हो जाएगा। और करने के वक्त जीरो। मज़ा तब आता कि रेट ऐसा खोलता और हर बार ऐसा होले कि किसान नाचने लगे, भंगड़ा डालने लगे, है जी, अपने इलाके का डांस करे कि वाह सरकार ने मज़ा कर दिया। मैं तो नहीं कह रहा लुटा दो, लेकिन अगर 18 होना चाहिए तो सरकार को 19 खोलना चाहिए, क्योंकि ये सरकार या तो किसान को कहना शुरू कर दे
कि भाई कुछ नहीं, जो है वो है। बातें लंबी मत करो, कोई भी सरकार हो, बातें लंबी और वैसे सिकुड़ना ना। अब देश में इतना पैसा है, टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, वो किसान जो आज हजारों वर्ष से भूखा सोता है, क्या उसका हिसाब नहीं है? क्या उसे आप मदद नहीं कर सकते? आज अगर 2 हाईवे कम बन जाएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 50 करोड़ इंसान तो रोटी खा के सोएगा। क्यों सरकार के दिमाग में बात नहीं आ रही? 2 हवाई अड्डे कम बन जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। 2 मेट्रो रेल कम चल जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर 50 करोड़ किसान है, उसकी जरूरियात पूरी ना हो, ये बहुत बुरी बात है। और मैं तो ये कहता हूँ, जो MSP तय करते हैं, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा जो नेताओं वाले हैं, उनसे विनती है हमारी कि किसानों की MSP हमेशा अपर साइड पे तय होनी चाहिए, जायज नहीं, जायज से ज्यादा, जिससे किसान के घर में भी हर वो चीज हो जो एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के पास है। किसान ज़मीनें बेच बेच के या बटाव पे दे के कि तू उगा, और शहर आके मजदूरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, चपड़ासी बन रहा है। ये ऐसी तरक्की तो देश ने कल्पना नहीं की थी। गाँव खाली होते जा रहे हैं। भाई साहब, मैं हिमाचल से हूँ, बढ़ई का काम कराना था, पूरे गांव में एक बढ़ई, बाकी सब नौकरी कर रहे हैं। क्या हालात हो रहे हैं? कोई अगर आदमी एक ढूंढो तो काम करने वाला मिलता नहीं। क्यों? बड़ी शॉर्टेज है गाँव में, और शहरों में तो फिर मिल जाएगा, रेट तेज है, पर वहाँ तो आदमी नहीं मिलता। तो इन हालात में मैं तो बार बार ये कहूँगा कि एक तो जितने प्रोजेक्ट लगाने हैं सरकार को किसी भी चीज़ के, जो लग सकते हैं, ये नहीं कि सारे जो लग, उनको रूरल बैकग्राउंड में ही ले जाए, जिससे गांव देहात से, डिस्ट्रिक्ट तहसील से लोग पलायन ना करें। उनको चाहे सब्सिडी दो, चाहे कैसे करो। जो हाईवे बनते जा रहे हैं, इनके साथ तो सारा ऐसा काम हो सकता है कि वहाँ के 50-100 गांव के लोग तो ना जाएं। राणा जी, मेरे अचानक एक बात याद आ गई। आज से बहुत साल पहले, शायद 20 साल तक, ऐसा कोई दिन नहीं होता था, हफ्ता नहीं होता था कि हमारे पास हिमाचल से आदमी ना आए कि जी मुझे कहीं रखवा दो, नौकरी लगवा दो, कुछ करवा दो, मिलने के लिए, काम करने के लिए। जो हमारे मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र सिंह, उन्होंने एक स्कीम चलाई कि इंडस्ट्रियल एरिया बनाया और ये कह दिया 70% आदमी हिमाचल का लगेगा। 5-10 साल में ये हाल हो गया कि आप ये समझो, पहले 15 साल से एक आदमी भी हिमाचल से नहीं आ रहा कि मुझे काम दे दो। वहीं पर काम हो गया, वहीं पे इतना काम हो गया जिसका हिसाब नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं हिमाचल में, इंडस्ट्री एरिया काफ़ी हो गया। तो ये भी लगाएं रूरल में, और कहीं यहीं के आदमी लगाएंगे। और जिस ढंग के आदमी उन कंपनियों को चाहिए, जगह जगह बना देना, 5 किलोमीटर के एरिया में भाई ये इस ढंग की फैक्ट्रियाँ लगेंगी, और वहीं उसी ढंग की यूनिवर्सिटी कॉलेज खोल दें, वहाँ आदमी तैयार हो और लगते जाए। जैसे भी उन कंपनियों को चाहिए, उनके साथ ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना दें कि भाई इस पे IT वाले हैं तो IT की पढ़ाई होगी सारी। कहीं पे किसी और जगह लगाई, उसे उस पर जगह की। और एक मैं आज सुझाव और देता हूँ जो मेरे दिमाग में बहुत सालों से,
मैं ये कहता हूँ कि जितने सरकार के बड़े अधिकारी हैं जो रिटायर हो रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, आईआरएस, इन अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद एक नया सिस्टम बनाया जाए जो फिजिकली फिट है, ज़्यादातर ये फिट ही होते हैं, जैसे फिट है, उनको उनके गांव देहात में या जहां गांव देहात में जाना चाहते हैं वहाँ फुल फैसिलिटी दें और हज़ार 10,000, 5,000, 2,000 की, 500 की कोऑपरेटिव बनाएं और सरकार बताए आप ये काम करो। सरकार फंड करे, 2, 4, 5 आदमियों का बोर्ड बना दिया, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, बड़े बड़ों का। भाई सब देश इतनी तेज़ी से तरक्की करेगा जिसका हिसाब नहीं है, क्यों? उन्हें नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और वो 1,000, 2,000 आदमी की कोऑपरेटिव को लेकर चलेंगे और सरकार उनके साथ हो तो हर गांव देहात दिल्ली बन जाएगा। वो बेचारे पार्कों में टहल रहे हैं, वाकई है जी, बुढ़े सारे बैठे पार्कों में क्यों टहल रहे हैं वो? देखो आज मैं 75 साल का यहाँ काम कर रहा हूँ, अरे 60 साल के बाद उसे कहीं काम लगाओ। तुमने तो देश का धन बेकार कर दिया। उन्होंने तुम्हें 35 साल में जो सेवा दी है ना, उससे लाख गुना बढ़िया सेवा रिटायरमेंट के बाद देंगे। बनाओ बोर्ड और कमेटियाँ, जहाँ जो चाहिए वो करो। एक आदमी तो उस इलाके से बाहर नहीं आएगा। क्यों? 1,000 की कोऑपरेटिव बनाओ, 5,000 की बनाओ, उसमें सारे वहाँ के किसान या जैसी ढंग की बनाओ, उस ढंग के लोग मेंबर हो। मैंने विदेशों में देखा था कि उन्हीं के सोसाइटी बनी हुई है, 5,000 की, 2,000 की, 1,000 की, और उनके बिजनेस हाउस बने हुए हैं और उनमें सारे वो रिप्रेजेंटेटिव किसानों के भी हैं, खरीदारों के भी हैं, और वही मिलजुल के सारा काम चला रहे हैं। और किसान ये कह रहा है जी मेरे घर में हर वो चीज़ है जो एक इंडस्ट्रीज के घर में है। तो भाई साहब इन लोगों से काम लो, इनको मत छोड़ो। ये देश की क्रीम है, देश का धन है। 36 साल रुपए खर्च के पूरे देश को चला के, इतनी नॉलेज लेके, इन लोगों को हम 60 साल के बाद चल दिया, 2-4 साल लगा दिया ना। अब नौकरी मत लगाओ इनमें, इनसे तो देश की तरक्की करवाओ, बड़े बड़े वो चलाओ जिनसे कि लाखों आदमियों को हिस्सा मिले, नौकरी मिले। उन बोर्डों में नौकरी भी उसी इलाके के सब लोगों को मिले जो जिस लायक है। उन्हीं लोगों को मेंबर बनाओ और उन्हीं को हिस्सा बांटो। वो कहने लगा मुझे देश ऑफ शायद स्पेन था, पता नहीं या कौन सा था, कह रहा है जो इसका मुनाफा होता है, एक तो हमें तेज रेट देते हैं ये, और इसके बाद जो मुनाफा साल में होता है तो हमें बोनस के रूप में आता है। बताओ भाई साहब। लेकिन ये बुद्धिजीवी इस्तेमाल सरकार करे, जिस ढंग से करना है। देखो सरकार और बड़े बड़े लोग हैं, नेता अफसर वगैरह, इन्हें पता है। एक बात बता रहा हूँ मैं कि भाई ने मत छोड़ो, जो नहीं करना चाहता उसकी बात और है। अच्छी तनख्वाहें दो, चाहे पहले से भी ज़्यादा दो। जो तनख्वाह तुम आईएएस के रूप में देते हो उससे भी ज़्यादा दो। ऐसे तनख्वाह की तो कोई वैल्यू नहीं है। इतने बड़े इंस्टीट्यूट में कितनी भी तनख्वाह दे दो, किसी कॉस्टिंग में नहीं आती। पर कुछ करो, और अगर ये लोग काम पे लग गए, मोदी जी 47 कह रहे हैं, ये 37 में देश तरक्की कर जाएगा। देश की क्रीमें से इस्तेमाल करो। आपकी बात तो सुनते हैं जी, सारे अधिकारी सुनते हैं, एनसीसीएफ वाले भी देखते हैं, नेट वाले भी देखते हैं, वैसे भी अधिकारी सब देखते हैं जी। तो इसलिए तो बात जाएगी। हाँ, इसलिए अब देश की तरक्की, समर्थ है देश तरक्की के लिए, कितनी तेजी से मर्जी दौड़ा लो। प्लानिंग आप ठीक करो, पैसे की देश में कमी नहीं, दिमाग की कमी नहीं, हर चीज़ देश में है, खूब तरक्की हो रही है। अब तो इस टाइम में 1-2 चीज़ें और बढ़िया हो जाए। किसानों को जो भी एमएसपी तय कर रहा है, मैं फिर उसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी लोग जहाँ भी हैं,
कि उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होनी चाहिए। अब देश में वो हालात नहीं है जो पिछली सदी में थे। इस सदी में जितनी तेज़ी से टैक्स बढ़ रहे, उसमें किसान का भी हिस्सा है। किसान को एमएसपी देते वक्त आप 15 रुपये 80 पैसे करते हो, तो जिसने भी किया है पता नहीं क्या कॉस्टिंग की है, 16 रुपये करते क्या दिक्कत थी। और एक बात मैं और कह दूं, पता नहीं, मेरा दिल है, आम आदमी हूँ, ये पेट्रोल का जो रेट है ना 100 रुपये 37 पैसे, डीजल 96 पर 88 पैसे, ये सरकार आज 21वीं सदी की विकासशील बल्कि विकास ही देश है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। ये पैसे बंद कर दो। आपकी कॉस्टिंग में 88 आता है ना, 103 रुपये 88, आप 104 रुपये करो, 88 मत करो। ना कोई ले सकता ना कोई दे सकता। ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने बड़े नेता, नहीं समझ नहीं आता कि भाई क्या है पैसे, क्यों लिखते हो पैसे। आप 10-20 फालतू लिखो, पर पूरे लिखो। हर जगह टोल पे 3 रुपये, भाई तू सीधा 5 ही कर देना। किसी में घटा दे, किसी में बढ़ा दे, लेकिन ऐसा तो कर कि हम जेब में हाथ डालें और उतने का नोट मिल जाए। खैर अब तो वो हो गया टैग वाला भी, लेकिन जहाँ पर भी है कॉस्टिंग ऐसी होनी चाहिए जो ना तो देने वाला परेशान हो ना लेने वाला। सबके पैसे पूरे कर दो और कोशिश करो 5, 10, 15 भी, भाई कभी 2 बढ़ा दिए, अगली बार 2 नहीं बढ़ाए जब तक वो नहीं होता। सबसे ज्यादा जो गांव के देहात के कनेक्टर होना जी किसान होते हैं। हाँ, जैसे कहीं का टिकट इन्होंने कर दिया 17 रुपये कर दिया, हाँ, वो तो 20 का नोट, वो 3-3 रुपये 2-2 रुपये वापस ले, तो सारी सवारियों के साथ उसका बेचारे गरीब का मैं यही तो कह रहा हूँ। ये तो उसका 20 कर दो, 15 ही कर दो जी। नहीं, अब देश में फर्क नहीं पड़ रहा, पुरानी बातें खत्म हो गई। आप अगली बार जब रेट तेज करना है तब तक मत करो उसे, जो 17 की जगह 20 कर दिया समझो, तो 20 रुपये में 3 रुपये अलग जमा करते रहो। जब आगे बढ़ाने हो तो जब तक 3 रुपये वाला खत्म ना हो मत बढ़ाओ, 20 रुपये जो है जाओ। लेकिन ये तरीके गलत है कि आप ऐसा काम करो जिससे करने वाला परेशान होता घूमे। आपने फैसला कर दिया और आदमी परेशान है। तो हमारा यही कहना है कि देश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, करेगा। छोटे मोटे सुधार, छोटी मोटी बातें करो। और किसानों को जब हम हज़ारों साल से परेशान देख रहे हैं, 85 साल से हम उसे कह रहे हैं कि तेरा हम भला करेंगे, किसान सबसे बढ़िया, किसान एकता, जय जवान जय किसान, पर वो बात दिख नहीं रही। मतलब किसानों में तो कतई नहीं दिख रही। 15 रुपये 80 पैसे जिसने भी किया है, कोई भी जायज़ हो सकता है, पर नाजायज़ है क्यों, 16 क्यों नहीं हुए, 15 से क्या हुआ। किसानों की फिर बताता हूँ, जो कॉस्टिंग बनती है उससे फालतू करो, जो किसान खुश हो। एक बार तो ऐसा करो कि किसान तुम्हारी बल्ले बल्ले करे, किसी बार तो एमएसपी ऐसी कर दो, जो चीज़ें लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते उसकी एमएसपी वैसी कर दो। जो तुम खरीदते हो, पैसा तो हमारा ही जा रहा है सरकार को, लाखों रुपए टैक्स हम दे रहे हैं, तो भाई हम ही हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि अब किसानों को भी आराम से रोटी खाने दो, बच्चे पढ़ाने दो, घर बनाने दो। आपको बना के देने की जरूरत नहीं है अगर आप उनकी एमएसपी बढ़ा दो। आप एहसान मत करो किसानों पे कि जी हमने आपके लिए 1 लाख घर बना दिया। अरे 1 लाख घर बनाने की जगह तू एमएसपी 25 की जगह 30 कर दे, अपने आप ही घर बन जाएंगे उनके। वो भी अच्छा है, मैं उसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन ये एक तरीका है भाई कि किसानों का एमएसपी इतना तय होना चाहिए जिससे खर्चा नहीं, एक व्यापारी जितनी आमदन करता है उतनी आमदन किसान को भी
होनी चाहिए। यही मेरा कहना राणा जी। बाकी भगवान देश का भला करे, किसानों की मदद करे, किसानों का भी टाइम आए, खूब मौज करें। एक बार दुकान का एड्रेस मोबाइल राजेंद्र यूनियन एजेंसी A334 नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। मेरा फ़ोन नंबर है 2526 और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद।